नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं प्रिया सना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ी खबर की, जो कि मिल रही है देहरादून से। सीएम धामी दरअसल इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसी महीने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर के चर्चाएं तेज है। और ऐसे में मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है। इस वक्त दिल्ली में मौजूद की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बीजेपी के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। दरअसल हाल में जिस तरीके से मंत्री ने यहाँ पर इस्तीफा दिया प्रेमचंद अग्रवाल ने, और इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तराखंड में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और इसी चर्चा के बीच इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दरअसल दिल्ली में मौजूद हैं और वहाँ पर कई विषयों को लेकर के वो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। मेरे साथ हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। हरीश, मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा कैसे इसे देखा जाए? प्रिय, देखिए, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और इस दौरान क्योंकि उत्तराखंड में एक कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, इसके बाद से कैबिनेट में जो है कह सकते हैं कि कैबिनेट में जो वित्त मंत्रालय है वो खाली हो गया, जो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है। और इसके अलावा 4 पद पहले ही ऑलरेडी धामी कैबिनेट में खाली चल रहे हैं। ऐसे में 5 पद अब खाली हो गए हैं। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द धामी कैबिनेट का विस्तार होना है और इसके लिए बाकायदा जैसे ही केंद्रीय हाईकमान से सहमति मिलती है उसके बाद उत्तराखंड में जो धामी कैबिनेट है उसका विस्तार किया जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि 23 मार्च से पहले धामी कैबिनेट का विस्तार होना है, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 23 मार्च के बाद होगा, क्योंकि 23 मार्च को उत्तराखंड सरकार का 3 साल का कार्यकाल पूरा होना है और 4वें प्रवेश में धामी सरकार जो है आगे बढ़ेगी। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 23 मार्च के बजाय अब इसी महीने अंत तक जो है धामी कैबिनेट का विस्तार होना है। लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। तमाम उत्तराखंड से विधायक और जो मंत्री हैं वो दिल्ली दौरे पर हैं और ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द उत्तराखंड में धामी कैबिनेट का विस्तार होगा। दूसरा, यहाँ पर हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पूरी कैबिनेट को और चेहरे कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। अभी कितनी संख्या है और ये स्ट्रेंथ कितने तक जा सकती है? किन नामों पर चर्चा है? प्रिया, देखिए, सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि जो है पूरी कैबिनेट को नए सिरे से लाया जा सकता है। जो वर्तमान में कैबिनेट में है वो उन सभी मंत्रियों से इस्तीफा लिया जा सकता है और जो नए चेहरे होंगे उनको शामिल कर नई कैबिनेट यहाँ पर तैयार होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में नई कैबिनेट का यहाँ पर गठन होने जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि इसी महीने अंत तक नई कैबिनेट धामी सरकार के साथ 4वें साल में प्रवेश करेगी। और कह सकते हैं कि ये जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि तमाम जो उत्तराखंड के बीजेपी के विधायक हैं वो दिल्ली दौरे पर हैं और सभी अपने अपने पक्ष में जो है केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केंद्र के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। उसके बाद सहमति मिलने पर जो है धामी कैबिनेट का यहाँ पर विस्तार होगा। जी प्रिया। ठीक है हरीश, लौटूंगे आपके पास, बने रहेगा। एक और बड़ी खबर है, जरा वो भी दर्शकों तक पहुंचा दे। नई दिल्ली से सीएम हेल्पलाइन 1905 की बैठक। सीएम धामी ने बैठक में अधिकारियों से चर्चा की। समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से ही सीएम हेल्पलाइन 1905 की बैठक मुख्यमंत्री यहाँ पर करते हुए और अधिकारियों से उन्होंने चर्चा की। समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। तो ये भी बहुत अहम है। सीएम ने क्या कुछ इस दौरान कहा, आपको सुनवाते हैं। 1905 हमारा ये सभी विभागों की समीक्षा और लोगों को सेवा देने का एक बहुत अच्छी संस्कृति हमारे राज्य के अंदर आए। लोगों को किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी समस्याओं का घर बैठे ही समाधान हो, उसके निमित्त आज इस समीक्षा बैठक की है। और जिलाधिकारियों को, हर विभाग के अधिकारियों को लगातार लोगों से कम्युनिकेशन करना, जनमिलन के कार्यक्रम करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और चीज़ों का सरलीकरण करना, एक अच्छी कार्य संस्कृति बने, उसके लिए सभी को निर्देश दिए कि पारदर्शिता के आधार पर लोगों की समस्या, जनता की समस्याओं का हल हो। और कुछ जो लोग 1905 में सीएम हेल्पलाइन में सीएम पोर्टल पर जिन्होंने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई हैं, उनसे भी मैंने संवाद किया है और कुछ समाधान हुए, कुछ के जल्दी से समाधान करने के निर्देश दिए हैं। और प्रत्येक माह हम इस प्रकार की समीक्षा करेंगे जिससे कि राज्य के अंदर
त्वरित रूप से लोगों के काम हों, पारदर्शिता आगे बढ़े, किसी भी प्रकार से कहीं पर लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़े। और हरीश मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हरीश, इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त सीएम मौजूद है और वहीं से उन्होंने सीएम हेल्पलाइन को लेकर के यहाँ पर बैठक की है, क्या उनकी तरफ से गाइडलाइंस? प्रिय, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि उत्तराखंड के जो लोग हैं, उत्तराखंड के जो आम लोग हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के जो सीएम हेल्प डेस्क बनाया गया है, सीएम पोर्टल बनाया गया है, उसमें जो शिकायतें आम लोगों की आती है उनको जो है यहाँ पर उनकी समस्याएं सुनी जाए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यही एक मूल मंत्र है कि सरलीकरण और समाधान, यानी कि लोग किसी भी तरीके से जो भी शिकायतें सीएम पोर्टल पर होती है, जो टोल फ्री नंबर 1905 यहाँ पर बनाया गया है, उसमें जो भी शिकायतें दूर दराज के लोगों की आती है, क्योंकि कई बार हमने देखा कि जो आयुष्मान योजना है, जो सरकार की योजनाएं चलाई जाती है, उसमें कई बार लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाते हैं, क्योंकि इसमें कई टेक्निकल खामियां आ जाती है। जैसे जिस तरीके से मान लिया जाए कि ऑनलाइन राशन कार्ड शो नहीं करता, तो ऐसे में आयुष्मान कार्ड उनके नहीं बनते। तो इस प्रकार की शिकायतें 1905 में दर्ज की जाती है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑलरेडी ये सभी अधिकारियों को निर्देश दिए रहते हैं कि क्योंकि समय समय पर इसकी समीक्षा बैठक होती रहती है। इसी कड़ी में आज भी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने आज 1905 की जो है समीक्षा बैठक यहाँ पर करी है और सभी अधिकारियों को इस बात को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति सीएम पोर्टल पर, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतें अपनी दर्ज करवाता है, उसको संतुष्ट करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। और यदि किसी विभाग की कोई शिकायत है, उसको तत्काल सुने। किसी प्रकार से यदि कोई आम लोगों की शिकायतें नहीं सुनी जाती, किसी प्रकार की शिकायतें आती है, तो उस विभाग के खिलाफ और उस संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की और सभी अधिकारियों ने अपना फीडबैक दिया। और कई जो शिकायतकर्ता थे उनसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्होंने ऑनलाइन बात भी कर उनकी समस्याओं को सुना भी है और उनके समस्याओं का निराकरण भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो लगातार मुख्यमंत्री चाहते हैं कि एक जो सीएम हेल्प डेस्क लाइन है उसमें सरलीकरण हो। लोगों को टेक्निकल चीजों का नहीं मालूम होता है, इसलिए अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो बहुत शॉर्ट तरीके से उनको समझाए, उनकी जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का हल वो कर सके। और हरीश, ये बताता भी है कि भले ही प्रदेश से बाहर हो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लेकिन फिर भी उनकी प्राथमिकता में उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोग हैं। बिल्कुल प्रिया, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि लगातार जिस प्रकार से आम लोग परेशान रहे, लगातार परेशान रहते हैं। कई बार शिकायतें विभागों में आती है, विभागों के द्वारा फिर सीएम हाउस तक ये शिकायतें पहुंचती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प था कि हम एक ऐसा पोर्टल बनाए, ऐसा एक पहल ऐसी शुरू करें जिसमें जो लोगों की आम समस्याएं हैं उस समस्याओं का निराकरण हो सके, क्योंकि आने वाले समय में 4 धाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। ऐसे में सीएम, पिछली बार हमने देखा कि 4 धाम यात्रा के दौरान कई श्रद्धालु थे जिन्होंने सीएम पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज की थी, तब जाकर के उनकी समस्याओं का हल हो चुका था। चाहे वो यमुनोत्री की बात हो, गंगोत्री की बात हो या फिर बद्री केदार की बात हो। ऐसी रूटों पर कई बार यात्री फंस जाते हैं और उसके बाकायदा ऑनलाइन सीएम पोर्टल पर वो अपनी शिकायतें दर्ज करवा लेते हैं। तो ऐसे में जल्द से जल्द अधिकारी उसका हल भी कर लेते हैं। लेकिन यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस प्रकार की कई बार ऐसे शिकायतें आती हैं सोशल मीडिया के जरिए कि सीएम हेल्प डेस्क जो है सही से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे विभागों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आम लोगों की जो शिकायत है उनको हल नहीं करते, तो ऐसे में जो है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए। और ये पहली जिम्मेदारी है जिन लोगों की शिकायतें की जो समस्या है उसका निराकरण हो। मैं लौट रही हूँ हरीश, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बताते चले। उत्तराखंड में अवैध मदरसों को सील करने की कार्रवाई का अभियान तेज है। पौड़ी जिले में एक अवैध मदरसा सील किया गया। अब तक प्रदेश में कुल 53 अवैध रूप से संचालित किए जा रहे मदरसे सील किए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट निर्देशों पर प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। इसी मुद्दे पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स से भारत 24 ने खास बातचीत की। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर सरकार का एक्शन तेज हो गया। अब तक उत्तराखंड शासन के अधिकारी 53 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील कर चुके हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स मौजूद हैं। शादाब भाई, ये बताइए कि कितने वैध मदरसे हैं, कितने अवैध हैं जिन पर अभी तक कार्रवाई हुई है? देखिए, सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है, 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के पास हैं जिसकी संपत्ति वक्फ की है।
422-23 के करीब शायद मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। तो जो एजुकेशन पैटर्न के अगर अनुरूप देखा जाए तो जो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं वो वैध माने जाएंगे, क्योंकि उनका करिकुलम क्या वो पढ़ा रहे हैं। अगर करिकुलम, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ये जाने कि आप पढ़ा क्या रहे हैं। अगर आपकी पढ़ाई ठीक है तो आप वैध हैं, आप गलत संपत्ति पे हैं तो आप अवैध हैं। तो जहां आप गलत हैं, मेरे मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है पुष्कर सिंह धामी जी का कि सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। अब बच्चों को अगर सही एजुकेशन नहीं मिल रही है और केवल आप नामचारे के लिए किसी मदरसे को चला रहे हैं, आपने एक कमरे के अंदर 20-20, 25-25 बच्चे भर रखे हैं, उनको खाने के लिए सही नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कि जवाबदेही किसकी हो, वो जवाबदेही तय करने के लिए कार्रवाई चल रही है। और जब कोई कार्रवाई चलती है तो उस कार्रवाई को कोई डिपार्टमेंट करता है, तो जिस डिपार्टमेंट ने जिस वजह से कार्रवाई की आप उस दिक्कत को दूर कर दीजिए, आपका मदरसा रिलीज हो जाएगा। तो तरीका कोई किसी का बुरे सोच के साथ नहीं कर रहे हैं, समाज को मुख्य धारा में जोड़ना है। गलत तरीके से जो गलत संपत्तियों के ऊपर इंक्रोचमेंट हुए हैं या गलत तरीके से बनाए गए हैं, वो ऐसा भी ना हो कि किसी की अनुमति लेके आप काम कीजिए, बिना अनुमति के आप कुछ भी करेंगे तो आप भी सवालों के घेरे में आएंगे। तो उस चीज के लिए काम को किया जा रहा है। सरकार एक तरफ अवैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई करी, लेकिन सरकार दूसरी ओर जो अच्छे मदरसों का मॉडर्नाइजेशन भी कर रही है। सरकार मॉडर्न मदरसा बना रही है जिसके अंदर उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जहां अच्छे बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर टेबल चेयर की व्यवस्था होगी, जहां बच्चों को फ्री कोर्स दिया जाएगा, जहां मेरे बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन पाएंगे। तो वो तमाम सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। सरकार बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए बेहतर करना चाहती है, बच्चों की एजुकेशन को बेहतर करने की दिशा में काम करना चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। सादाब भाई, जब हम ग्राउंड पर हम गए, मदरसों को हमने देखा, वहाँ पर सरकार का दावा रहता है कि हम जो है वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। जब हमने देखा तो वहाँ पर स्थिति बिल्कुल उलट थी। बिल्कुल, ये मैं मान सकता हूँ कि चीजें सिर्फ मुसलमानों का अपीजमेंट किया गया। इन 75 सालों में बताया गया कि मदरसों को बहुत बेहतर कर रहे हैं, मदरसों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे आप भी जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि मदरसों के हालात क्या हैं, वहां के बच्चे किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें कैसा खाना मिलता है, कैसे वो कपड़े पहनते हैं। उन बच्चे आज भी जमीनों पर नीचे बैठ के ठंड में बैठ के टाट पट्टी पे पढ़ रहे हैं। तो एक कंडीशन क्या हमारे लिए शर्म का विषय नहीं है? भारत के बच्चे हैं और हमारा मानना है कि इस देश के बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिले। उनको भी जो उत्तराखंड के बाकी बच्चे जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, क्या मेरे बच्चों को यह अधिकार नहीं है? क्या मेरे बच्चे एनसीईआरटी का सिलेबस ना पढ़ें? तो मेरे बच्चे भी एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे। इसलिए हमने तय किया है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सामान्य उत्तराखंड बोर्ड की तरह से हमारे मॉडर्न मदरसे चलेंगे और दोपहर के बाद वो कुरान का दर्स देंगे और मेरे बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ बाकी सब कुछ भी बन पाएंगे। और हरीश थपलियाल मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। हरीश, अभी हम बातचीत सुन भी रहते हैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के साथ आपकी। एक बात जो उन्होंने बहुत प्रमुख कही कि इस पूरे अभियान को धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे बच्चों के भविष्य के तौर पर देखना चाहिए, बच्चों के भविष्य को बचाने के तौर पर देखना चाहिए। प्रिय, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इसी थीम पर चल रहे हैं, क्योंकि अवैध मदरसों पर जब कार्रवाई की बात आती है तो उनसे सीधा मसला जुड़ा रहता है बच्चों का भविष्य। क्या अभी तक अवैध मदरसों को लेकर के जो 53 कार्रवाई की गई है, चाहे वो पौड़ी की बात हो, उधम सिंह नगर की बात हो या देहरादून के पछवा दून की बात हो, तो ऐसे मदरसों पर सरकार अभियान अपना तेज कर रही है जहां पर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। कई जगहों पर अवैध जमीन पर मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। अभी हमने सादाब शम्स से जब बात की तो जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है सादाब शम्स ने साफ तौर पर कहा कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऐसे में क्योंकि अभी 75 साल तक जिस तरीके से सादाब शम्स ने बताया कि 75 साल तक यही होता आ रहा था कि जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं वो भी इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हैं। ऐसे बच्चों को हम मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं और मुख्यमंत्री भी लगातार इस बात के निर्देश सभी अधिकारियों को ये दिए गए हैं कि जो मुख्य धारा से जो वैध मदरसे हैं, जो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर है, ऐसे बच्चों को की जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे मदरसों पर उनको जो है कह सकते हैं कि वहां पर व्यवस्था की जाए ताकि बच्चे जो मुख्य धारा से वंचित न रह जाए। लगातार सरकार इस बात को कह रही है कि मॉडर्न मदरसों की तर्ज पर जो है बच्चे पढ़ाई करें। जिस तरीके से उत्तराखंड बोर्ड एक कह सकते हैं बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बच्चे वहां पर पढ़ाई करते हैं, इसी तरह से मदरसे भी होने चाहिए जहां पर बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और इसे हमें धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए,
क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के जरिए ये बात उठती रहती है कि लगातार इसको धर्म के चश्मे से देखा जाता है, लेकिन क्योंकि मदरसे हो या फिर अवैध मदरसे, पढ़ते वहां पर बच्चे ही हैं। उद्देश्य यही है कि बच्चे मुख्य धारा से जुड़े और जो बेसिक सुविधाएं हैं वो बच्चों को मिले। सरकार का भी यही एक कंसेप्ट रहता है कि बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार की कोई खिलवाड़ ना रहे। क्योंकि को सील किया गया प्रदेश भर में जो कि अवैध रूप से संचालित हो रहे थे, अब आगे क्या? और एक फंडिंग वाला भी एंगल निकल करके सामने आ रहा था। जिन मदरसों को सील किया गया है, क्या अभी तक उनसे निकला? प्रिय, देखिए, शुरुआती दौर में कई तरह की चर्चाएं अवैध मदरसों को लेकर के रही है कि बाहरी राज्यों से फंडिंग हो रही है, कई जगहों से फंडिंग हो रही है। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत यहां पर नहीं मिल पाए हैं। हालांकि इंटेलिजेंस ने इस बात को लेकर के इनपुट खंगाले हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सीधा कोई पुख्ता सबूत नहीं आया। लेकिन चर्चाएं रही हैं कि बांग्लादेश से फंडिंग हो रही है, तमाम ऐसी जगहों से फंडिंग हो रही है अवैध मदरसों को लेकर के, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कह सकते हैं कि सरकार ने इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ये कार्रवाई कर अपना अभियान तेज किया, एक्शन शुरू किया है। चाहे वो उधम सिंह नगर की बात हो, हल्द्वानी हो, रुड़की हो, देहरादून के पछवादून हो, जहां पर अवैध मदरसों की शिकायतें थी। लेकिन इसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बच्चों का भविष्य है, इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। और जो अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं उनको, जो मदरसा बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर नहीं है, उन अवैध मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर सील की कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे का रोड में सरकार का क्या है कि आगे भी इसी तरीके से ये कैंपेन चलता रहेगा। क्योंकि वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन सादाब शम्स है, उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर कहा है, चाहे वो वक्फ की बोर्ड पर जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं या फिर जो भी यहाँ पर जो अवैध कब्जाधारी है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, यदि हम पर भी इस प्रकार के कोई एलिगेंस है, हमने भी यदि वक्फ बोर्ड की जमीन पर सभी पर एक्शन ले लिया जाना चाहिए, ये सादाब शम्स ने कहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हरीश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर आपको बता दें, अटल आयुष्मान योजना को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट। अटल आयुष्मान योजना से 10 लाख परिवारों को लाभ, सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ उनकी तरफ से जो पोस्ट किया गया है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर, सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष, ये मुख्यमंत्री कहते हुए 10 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं मिली हैं और ये जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। दूरस्थ क्षेत्रों में, पहाड़ों में लोगों तक ये लाभ पहुंच रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का गुरुग्राम का दौरा। सीएम धामी ने भूपेंद्र यादव के पिता को श्रद्धांजलि दी। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री के घर पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। कुछ तस्वीरें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पोस्ट की गई है, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बताते चले, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता का दरअसल निधन हो गया था और लगातार जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुंचकर शोक संवेदनाएं जाहिर करते हुए, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुग्राम पहुंचे। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पिता को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी का झंडा मेले को लेकर एक्स पर पोस्ट। सीएम धामी ने दी झंडा मेले की बधाई, झंडा मेले के श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। सीएम धामी ने दरअसल एक पोस्ट किया, इसके जरिए उन्होंने शुभकामनाएं दी। झंडा मेले को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने श्रद्धालुओं को बधाई दी है। आस्था, प्रेम और सद्भाव के प्रतीक ऐतिहासिक झंडा मेले के सभी को शुभकामनाएं, ये उन्होंने कहा है। देहरादून में दरअसल झंडा मेले को लेकर एक अलग ही उत्साह रहता है लोगों के बीच और काफ़ी ऐतिहासिक महत्व है इस मेले का। इसी को लेकर के सीएम का पोस्ट। वहीं हरिद्वार के धनौरी गेट के पास बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खाली घर में अचानक मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ को घर में देख स्थानीय लोग घबरा गए। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए तुरंत वन विभाग को इन्फॉर्मेशन दी। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ने का अभियान शुरू किया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम ने मगरमच्छ को काबू किया। इसके बाद इसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया।
छोटा ही है अभी। कितने महीने का होगा? कितने महीने का होगा जी? चलो जगह कर दो लो।